आज होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक से जुड़ी खबर के साथ आज INDIA गठबंधन यानी कि विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसे कहा जाता है समन्वय समिति, अपनी बैठक करने जा रही है। और इस मीटिंग में विपक्षी दलों के बीच सीट के बंटवारे को लेकर चर्चा संभव है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। अब इन तमाम चुनावों को लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी कोऑर्डिनेट करेगी, आपस में समन्वय स्थापित करेगी और ये पता लगाएगी कि कौन सी पार्टी किस जगह से मजबूत है और किस पार्टी का उम्मीदवार कहां से खड़ा हो सकता है। आज INDIA गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है और ये बैठक होने जा रही है दिल्ली में NCP सुप्रीमो शरद पवार के घर में। और इसमें सीटों के बंटवारे से लेकर आपसी जो रणनीति है, आपसी भाईचारे को कैसे निभाना है, सभी पार्टियों को इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि समन्वय समिति में शरद पवार के अलावा कांग्रेस की ओर से KC वेणुगोपाल हैं, तो आम आदमी पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हैं। इसके अलावा DMK से TR बालू, JMM से हेमंत सोरेन, शिवसेना उद्धव गुट से संजय राउत, RJD से खुद तेजस्वी यादव आ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से जावेद अली खान, JDU से ललन सिंह, हालांकि वो इस बैठक में आज तो शामिल नहीं हो रहे, उन्हें डेंगू है। इसके अलावा CPI से D राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, PDP से महबूबा मुफ्ती, TMC से अभिषेक बनर्जी। हालांकि अभिषेक बनर्जी भी शामिल होंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। और इसके अलावा CPIM से एक सदस्य शामिल होगा। कौन शामिल होगा कह नहीं सकते, क्योंकि CPIM की ओर से अभी कौन प्रतिनिधित्व करेगा इस पर फैसला नहीं लिया गया है। इधर INDIA गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज और उद्धव गुट के शिवसेना नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको दोनों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने जा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि सीट को जीतने का। अब अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, उनके कार्यकर्ता भी बोलते रहते हैं, हमारे भी लोग बोलते रहते हैं। आज पहली मीटिंग है अलायंस के ऊपर। अब जब तक उसका डिटेल बाहर नहीं आए तब तक तो कुछ ऑथेंटिक कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन हम चाहेंगे कि सीट शेयरिंग इस तरह से हो कि 1 अगेंस्ट 1 खड़े हो करके खड़ा किया जाए और डेमोक्रेसी को और संविधान को बचाया जाए। जो एजेंडा हमने तय किया है इंडिया के मुंबई के बैठक में, उसके ऊपर चर्चा होगी, अमल बजावनी होगी, अमल होगा। हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस। अभिषेक बैनर्जी तृणमूल के नेता इस कमेटी के सदस्य हैं। अभी मेरी उनके नेताओं से बात हो गई, लेकिन वो नहीं आ सकते, इसलिए ईडी नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि अभिषेक बैनर्जी दिल्ली में पहुंचे और इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी में उनका सहभाग हो। मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, संजय राउत को इस वक्त हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जो 14 सदस्य हैं, 14 सदस्यों में से अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जो हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होना है। ललन सिंह भी नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डेंगू हो गया है, वो भी बीमार चल रहे हैं। इसके अलावा CPIM का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये अब तक तय नहीं हुआ है। हम यही चला रहे हैं कि CPIM का एक सदस्य शामिल होगा, तो अभी तक पार्टी ये भी तय नहीं कर पाई है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन होगा। ऐसे में चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव में कितना पैसा लगेगा, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी लड़ेगी, ये तय करना इन संगठनों के लिए, इन राजनीतिक दलों के लिए आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा? देखिए हार्दिक, जब कोई गठबंधन होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी 2 चुनौतियां होती हैं जी। पहली चुनौती ये होती है कि जो सहयोगी दल इस गठबंधन में शामिल हुए हैं उनको एकजुट रखना, और दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो ये होती है कि अगर गठबंधन कोई फैसला लेता है तो उस पर सबकी सहमति बनाना। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की है। 14 सदस्य इसमें हैं। जो बड़े बड़े दल इस गठबंधन में शामिल हुए हैं उन सभी दलों के नेता इसमें शामिल हैं और आज पहली बैठक है इस समिति की, और माना जा रहा है कि चाहे वो
सीट शेयरिंग को लेकर के हो, चाहे आगामी चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा हो, या फिर राज्यों में कैसे जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे समन्वय बनाया जाए, इसको लेकर के चर्चा हो, तो तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा होनी है। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने देखा कि जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि इस गठबंधन की बैठक हो, सभी नेता इस बैठक में शामिल हों, और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी की बात कही गई कि उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, ईडी की तरफ से देखिए कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए लगातार इंडिया गठबंधन ये आरोप भी लगा रहा है कि ईडी और सीबीआई के जरिए जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन पर ईडी और सीबीआई के जरिए शिकंजा कसा जा रहा है। जबकि ईडी और सीबीआई कई बार पूछताछ कर चुकी है, कई दौर की छापेमारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगा है। लेकिन आज जिस तरीके से इस समन्वय समिति की बैठक है उसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा तेज हो गई है। जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनकी भी निगाहें इस बैठक पर हैं कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर के कोई निर्णय लिया जाएगा, और जो आगामी बैठक इंडिया गठबंधन की होनी है उसमें कौन कौन से मुद्दे ये एक समिति जो है वो उठाएगी। क्योंकि अब हर बैठक में जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो अपनी बात को रखेगी और बताएगी कि किस तरीके से सीट शेयरिंग की जाए, किस तरीके से जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें साथ में लेकर के चला जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन बना तो दो चीजें साफ हो गई थी। पहले ये कहा गया था कि जो भी विपक्षी दल इस गठबंधन में शामिल होगा वो अपनी महत्वाकांक्षा को ताक पर रखकर आएगा, यानी अपनी इच्छाओं को मारकर देश हित में जो भी फैसला लिया जाएगा उसे माना जाएगा। और यही वजह है कि आप देखिए जो भी दल इसमें शामिल हुए हैं वो बाहर कुछ भी कहते हैं, लेकिन बाद में वो यही कहते हैं कि जो भी फैसला होगा, जो भी अंतिम फैसला होगा वो बैठक में लिया जाएगा, और जो इंडिया गठबंधन निर्णय लेगा वही अंतिम फैसला होगा। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक है, किस तरीके से चर्चा प्रारंभ होती है, कौन नेता क्या पक्ष रखता है, किस तरीके से चर्चा आगे बढ़ती है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि दो मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। पहली कि राज्यों में सीटों का बंटवारा कैसे हो, उसके लिए क्या पॉलिसी तैयार की जाए, और दूसरा किस तरीके से इंडिया गठबंधन राज्यों में रैलियां, जनसभाएं करे, ताकि जो प्रचार प्रसार है इंडिया गठबंधन का वो भी तेज हो। लेकिन सवाल इस बात का है कि कुछ सीनियर लीडर ये भी कह रहे हैं कि आखिरकार जब हम रैली करेंगे, जब हम जनसभाएं करेंगे, तो आखिरकार हम जनता के बीच में कौन से मुद्दे लेकर के जाएंगे, बिल्कुल हमारा मुद्दा क्या होगा, हमारा एजेंडा क्या होगा चुनाव का। इसीलिए ममता बनर्जी जी ने भी ये कहा था कि हमें अपना घोषणा पत्र तैयार करना होगा और जल्द से जल्द जनता के बीच में लाना होगा, ताकि जनता को पता चल सके कि इंडिया गठबंधन किन मुद्दों पर जनता के बीच में चुनाव के लिए आएगी और किस तरीके से एनडीए के खिलाफ उसकी रणनीति होगी चुनाव की। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई थी, और उन्होंने कहा था कि सीटों का जो बंटवारा है वो जल्द से जल्द हो, ताकि जो हमारे सहयोगी दल हैं उन्हें पता चले कि वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ताकि वो उस सीट पर मजबूती के साथ अपनी तैयारी करें, ताकि जो 1 to 1 की लड़ाई है, यानी जो एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई है वो 1 to 1 की हो, और सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन एनडीए को चुनौती दे सके। इसके लिए वक्त रहते ही हमें तैयारियां करनी होगी। हमें जिस सीट पर चुनाव लड़ना है उस पर अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, लेकिन किस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी तय नहीं हुआ है। लिहाजा जल्द से जल्द बैठकों का दौर जारी हो और जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए कि जो सीट शेयरिंग है वो किस तरीके से होगी, किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा, किस दल को कितनी सीटें दी जाएंगी, किन किन राज्यों में कौन कौन दल चुनाव लड़ेगा, ये साफ हो, ताकि जो राजनीतिक दल इस गठबंधन में जुड़े हैं
वो वहां पर तैयारी कर सके और अपना प्रत्याशी उतार कर अभी से ही ग्राउंड जीरो पर अपनी तैयारी शुरू कर सके। इसको लेकर के जल्द से जल्द जो सीटों का बंटवारा है वो तय होना चाहिए, ताकि सहमति के साथ सभी दल अपने चुनाव क्षेत्र में तैयारी में जुटे, ताकि एनडीए को मजबूती के साथ टक्कर दी जा सके और 2024 के चुनाव में एक बेहतर नतीजा इंडिया गठबंधन के पक्ष में आए। जी, आप बात कर रहे थे इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की, आप बात कर रहे थे INDIA के एजेंडा की। अब एजेंडा होगा घोषणा पत्र में कि हम जनता के लिए क्या क्या लेकर के जा रहे हैं, लेकिन क्या जनता इस बात से अनभिज्ञ है, या देश का कोई भी नागरिक या मीडिया इस बात से अनभिज्ञ है कि आखिर INDIA गठबंधन बना क्यों? सीधे तौर पर एक एजेंडा, बीजेपी को हराना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की सीट से हटाना। दूसरा एजेंडा, चूंकि बीजेपी अपने ऊपर राष्ट्रवाद का तमगा लगाने में कामयाब रही है, तो ऐसे में ये विपक्षी गठबंधन का पहला कदम है राष्ट्रवाद के मैदान जंग में। तो सीधे तौर पर दो एजेंडा हैं, खुद को राष्ट्रवादी घोषित करने की कोशिश, राष्ट्रवाद का तमगा पाने की कोशिश, बहुसंख्यक आबादी को लुभाने की कोशिश, और दूसरा बीजेपी को हराने की कोशिश। क्या इसके अलावा और भी कोई हिडन एजेंडा है? इसके अलावा जनता के पास आप क्या लेकर जाते हैं, आपके घोषणा पत्र में क्या होता है? जनता इस बात को बखूबी समझती है कि आप लोग सब एक साथ ही इसलिए आए क्योंकि आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। जनता ये बात को अच्छे से जानती है कि आपके पास अभी तक घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए कोई साझा बिंदु है ही नहीं, कोई साझा विषय है ही नहीं, क्योंकि सारी पार्टियों का फोकस अलग अलग पॉइंट पर है। कुछ क्षेत्रीय दल हैं, जो तमिलनाडु के हैं वो तमिलनाडु के विकास पर ध्यान देंगे, जो पश्चिम बंगाल के हैं वो पश्चिम बंगाल के विकास पर ध्यान देंगे, जो पंजाब के हैं वो पंजाब के विकास पर ध्यान देंगे। कैसे सारे दल एक साथ आए, उनके साझा बिंदु होंगे क्या, और अगर होंगे तो क्या जनता उन पर विश्वास करेगी? बलराम। देखिए हार्दिक, इंडिया गठबंधन के सामने 4 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। हाँ। पहला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन होगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो सीटों का बंटवारा होगा वो किस तरह से होगा ताकि कोई दल नाराज ना हो। और तीसरा, जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, क्या हमारा घोषणा पत्र होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने। और सबसे बड़ी जो चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने वो ये है कि जो दल इस गठबंधन में शामिल हैं उन्हें एकजुट रखना, कोई टूटे ना, कोई गठबंधन से अलग ना हो, ये जिम्मेदारी निभाना बेहद जरूरी है। तो इसलिए इन 4 बिंदुओं पर ये जो बैठक हो रही है आज, इस पर चर्चा होगी कि कैसे हम गठबंधन को मजबूत करें, कैसे अपने दायरे को बढ़ाएं, कैसे और राजनीतिक दलों को इस गठबंधन में जोड़ें, साथ ही जो सीटों का बंटवारा है वो किस हिसाब से हो। लेकिन बलराम, यहाँ पर आपने चुनौती के जिक्र किए, जब आपने अलग अलग चुनौतियों का जिक्र किया, तब भी आप तीसरे नंबर की चुनौती बता रहे हैं कि जनता के लिए क्या लेकर जाएंगे। पहली चुनौती तो यही है कि कैसे बीजेपी का आप विरोध करेंगे, दूसरी चुनौती यह है कि कैसे आप अपने नेताओं को खुश रखेंगे। यानी कि आपके लिए पहले एकजुट होना जरूरी, अपने नेताओं को खुश करना जरूरी, आपके लिए मोदी का विरोध जरूरी, बीजेपी का विरोध जरूरी, फिर आती है जनता की बारी कि अब जनता के लिए हमारे पास क्या है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं अविश्वास पैदा करता है, यह अविश्वास पैदा करता है पूरे विपक्षी गठबंधन में, और यही कहीं ना कहीं चौथी चुनौती भी बनने वाला है, जो कि आप कह रहे हैं कि कैसे एकजुट होंगे। एकजुट होने के लिए आपके पास साझा विषय तो हो। जो तमिलनाडु का विकास चाहता है वो पश्चिम बंगाल का कैसे चाहेगा, और जो पश्चिम बंगाल का चाहता है वो पंजाब का कैसे चाहेगा? सबके अलग अलग बिंदु हैं, इतने अलग अलग बिंदुओं में एक साथ आना यही चुनौती। शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए।